Hi guys, today we are going to discuss about last conceptual topic of chemical kinetics, that is complication in first order kinetics. आज हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में किस तरह हम कॉम्प्लिकेटेड केस डील करें। तीन कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वी नीड टू स्टडी फॉर आर जेई एंड नीट बोथ। तो बच्चों, फर्स्ट वाली सीक्वेंशियल और कंजुगेटिव रिएक्शन, ए से बी बना और बी से सीक्वेंस में फिर सी बन गया। दोनों के दोनों रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसको हम सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलेंगे और कंजुगेटिव रिएक्शन बोलेंगे। सारी की सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पैरेलल रिएक्शन, साइड रिएक्शन और कंकरेंट रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, साइड रिएक्शन और कंकरेंट रिएक्शन तीनों नाम से हम जानते हैं इस केस को। एक रिएक्टेंट है और कई रिएक्शन से, फर्स्ट रिएक्शन से प्रोडक्ट कुछ बन रहे हैं P1, सेकेंड रिएक्शन से दूसरे प्रोडक्ट से P2, थर्ड रिएक्शन से, इस तरह दो या दो से ज्यादा पैरेलल रिएक्शन होती रहेंगी। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे और इसको आपको न्यूमेरिकल में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये अलग अलग रिएक्शन है, जितनी अलग अलग रिएक्शन उतना ही अलग अलग उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, उनका रेट कांस्टेंट भी अलग अलग, दैट वी नो। अब बहुत ही सिंपल है, मान लेता हूं इसका कोफिशिएंट N1 है, इसका कोफिशिएंट N2 है, इसका कोफिशिएंट N3 है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसका रेट कांस्टेंट K3 है। हम लोग जानते हैं कि सबकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या है? अलग है। जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट है उसको K इफेक्टिव और या K एवरेज बोल देते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी जो इफेक्टिव है, सभी स्टेप को एक स्टेप मानते हुए क्या एक्टिवेशन एनर्जी लें ताकि इसका जिस तरह डिकम्पोजिशन हो रहा है A का, वो इफेक्टिवली वैसा ही होता रहे। तो उसके लिए हम रेट कांस्टेंट को K इफेक्टिव या K एवरेज, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को E इफेक्टिव और E एवरेज बोल देते हैं। सारे P1, P2, P3 सारी रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती रहती है, कंकरेंटली होती है, साइड बाय साइड होती रहती है, इसलिए साइड रिएक्शन। पैरेलली और साइमल्टेनियसली होती रहती है, इसलिए पैरेलल रिएक्शंस। थर्ड इज रिवर्सिबल रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन और अपोजिंग रिएक्शन। इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, बैकवर्ड भी फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पे हर इंडिविजुअल रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बातें कर रहे हैं फिलहाल। तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, बैकवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, या रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये केस और ये केस आप रेडियो एक्टिविटी में भी यूज करोगे, सेम ये केस। यहां पे हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे, जब रेडियो एक्टिव डीके होगा तो हम डीके कांस्टेंट बोलेंगे। जिस तरह रेडियो एक्टिविटी में ये रेट कांस्टेंट है जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं और रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, वहां पर केमिकल रिएक्शन के बजाय रेडियो एक्टिव डीके है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है। तो रेट कांस्टेंट तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हो गया। जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा, रेडियो एक्टिव डीके होगा, तो रेट कांस्टेंट की जगह हम लेमडा लिखने लगेंगे और उसको हम डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे फॉर रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। बस इतना ही फर्क रहेगा। बस इसकी यूनिट भी टाइम इनवर्स रहेगी जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की। तो यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2 दिखाई देगा आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ते टाइम। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 एंड लेमडा इफेक्टिव और लेमडा एवरेज, व्हाटएवर यू कॉल इट। इस तरह ये दोनों रिएक्शन आप रेडियो एक्टिविटी में नहीं पढ़ोगे, ये आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। फर्स्ट एंड सेकेंड यू विल स्टडी इन फिजिक्स एज वेल। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी है, और आप ये इसमें तो सेम ये रेडियो एक्टिविटी के लिए यू विल बी गोइंग टू स्टडी दीज टू केसेस इन फिजिक्स एज वेल। लेकिन फिजिक्स में ये N1, N2, N3 ये कोफिशिएंट रहेंगे, ये 1 रहेंगे। इस तरह की सिचुएशन जो मैंने पहले लिखी थी उस तरह रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर ये कोफिशिएंट और कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने जनरलाइज किया, जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। केमिकल रिएक्शन में कोफिशिएंट N1, N2, N3 अदर देन 1 भी हो सकते हैं, 1 के अलावा और वैल्यू भी हो सकती है कोफिशिएंट की। लेकिन
अगर हम बात करें कि फिर रेडियोएक्टिव डीके में, तो ये सब N1 N2 N3 यानी कि सारे कोफिशिएंट फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन में सब केमिकल स्पीसीज के कोफिशिएंट 1 ही रहेंगे। अब हम बारी बारी एक एक कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं, वन आफ्टर अनदर। कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन और कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा कॉमनली क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। जिस हिसाब से मैंने लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड केस, उसी हिसाब से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन केसेस की इंपॉर्टेंस है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, या फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे और रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ोगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हिस्सा रेडियो एक्टिविटी होता है। सीक्वेंशियल रिएक्शन और कंसेक्यूटिव रिएक्शन, लेट अस स्टडी फर्स्ट केस फर्स्ट। तो बच्चों क्या है, ए से बी बना और बी से सी बना। अगर इसका 1 मोल जाता है रिएक्टेंट ए का, तो फर्स्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन है, तो बी का 1 मोल बनता है। 1 मोल जाता है तो 1 मोल बनता है। सेकेंड रिएक्शन की बदौलत अगर बी का 1 मोल डिसोसिएट होता है तो सी का 1 मोल बनता है। यानी कि हर रिएक्शन में जितने मोल टूट रहे हैं रिएक्टेंट के, उतने ही मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं। यानी कि कभी भी जितने मोल टूटे उतने ही मोल बने, तो टोटल मोल सब केमिकल स्पीसीज टेकन टुगेदर चेंज नहीं हो सकते। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, इसका रेट कांस्टेंट K1 बोल देता हूं, इसका रेट कांस्टेंट K2। K1 K2 दोनों की यूनिट टाइम इनवर्स होगी, मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, डे इनवर्स, मंथ इनवर्स, कोई भी होगी टाइम इनवर्स, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो बच्चों, T इज इक्वल टू T एंड T टेंड्स टू इंफिनिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टार्टिंग में हम एक ही कॉन्सेंट्रेशन A0 बोल देते हैं और B और C 0 ले लेते हैं एज यूजुअल, जैसा कि पूरी केमिस्ट्री में लेते चले हैं। किसी भी टाइम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन घटकर 80 रह गई, बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर 0 से BT हो गई और सी की कॉन्सेंट्रेशन 0 से बढ़कर कुछ तो होगी CT। किसी भी टाइम t पर ए बी सी की कॉन्सेंट्रेशन AT BT, इसको ए बी लिख सकते हैं या AT B और BT C और CT, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो एज यू विश। जनरली आपको एक T लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर उसका मतलब AT ही है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई इनफाइनाइट टाइम पे, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा, ये रिएक्शन भी कम, इसके A0 पूरा टूट जाएगा, तो इसका A0 बन चुका होगा कुछ हिस्सा और टूट भी चुका होगा सेकंड रिएक्शन में भी। इससे बन रहा है फर्स्ट रिएक्शन से, सेकंड रिएक्शन से भी टूट भी रहा है। तो दोनों के दोनों रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम मतलब सब कंप्लीट हो चुकी, ये भी खत्म हो चुका, ये भी बना और खत्म हो गया। अब सिर्फ A0 है। क्या मैं बोल सकता हूं बड़े प्यार से कि स्टार्टिंग में तीनों की कॉन्सेंट्रेशन का समेशन क्या है, A0 प्लस 0 यानी कि A0। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तीनों की कॉन्सेंट्रेशन का समेशन 0 प्लस A0 अभी भी A0 है। किसी भी टाइम t पर भी A, B और C की कॉन्सेंट्रेशन का समेशन A0 ही होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 मोल इसका टूटता है तो 1 मोल इसका बनता है पहली रिएक्शन से। दूसरी रिएक्शन देखें तो भी 1 मोल इसका टूटता है तो 1 मोल इसका बनता है। व्हाट आई मीन टू से कि हर केमिकल रिएक्शन में जितने मोल टूट रहे हैं उतने ही मोल बन रहे हैं, तो टोटल मोल चेंज नहीं होने वाले, टोटल कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होने वाली। समेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल केमिकल स्पीसीज मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको स्मॉल a बोल दो 0 0, तो इससे मान लीजिए x मोल चले गए, इसके x मोल बन गए। लेकिन जैसे ही x मोल बने तो उसमें से कुछ y मोल टूटेंगे भी, तो कुछ बने और उसमें से कुछ टूटे भी। अब तीनों का समेशन करके देखो, a माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई बी की कॉन्सेंट्रेशन है और y, तीनों का समेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, y के साथ खेलने चला गया a, तीनों का समेशन क्या आ गया, a आ गया। You can see this way as well mathematically कि तीनों का कॉन्सेंट्रेशन का समेशन टोटल, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक ही स्मॉल a मान ले तो अभी भी t टाइम पे भी a है और यहां पर भी a है, क्योंकि जितने मोल टूट रहे हैं उतने ही मोल बन रहे हैं
हर रिएक्शन में ऐसा ही हो रहा है, दोनों रिएक्शन है, दोनों में सेम केस है। तो दोस्तों एक चीज तो ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अब आपको क्या क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसी भी टाइम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो एबीसी की इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वी राइट डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड वी विल गेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो ए बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम पे क्या होगी, पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, एक बात पक्का है कि एक ही कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ घटनी ही घटनी है, चाहे बहुत तेजी से घटे या बहुत स्लोली घटे या मॉडरेट स्पीड से घटे, पर एक ही कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। क्यों? क्योंकि ए सिर्फ डिसअपियर हो रहा है, सिर्फ रिएक्टेंट का काम कर रहा है, सिर्फ डिकम्पोज हो रहा है, तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ घटेगी, इसमें दो राय नहीं है। अब वो एक्सपोनेंशियली घटेगी या लीनियरली घटेगी या किसी और तरीके से घटेगी, वो अलग हो सकता है, वो तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ही बताएगा। बी का क्या, सी की बात कर लेते हैं, दिस इज सिंपल केस। सी जिंदगी में एक वरदान लेके पैदा हुआ है कि उसका वृद्धि विकास ही होगा। सी है, सिर्फ बन रहा है, टूट तो रहा ही नहीं है, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन वक्त के साथ बढ़नी ही बढ़नी है, इसमें दो राय नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली, राइट। मैं बात करता हूं बी की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम इंसान लोगों की जिंदगी होती है। हम इंसान लोगों की जिंदगी कैसे होती है बच्चों, कभी धूप, कभी छांव, कभी विकास होता है और कभी डिक्लाइन होता है, कभी इंक्लाइन होता है, कभी डिक्लाइन होता है। हमारी जिंदगी में, हमारी किसी भी तरह की ग्रोथ में, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, व्हाटएवर भी, है ना। तो हम यहां पर अगर हम बात करें तो इस फर्स्ट रिएक्शन के बदौलत बी बनेगा और सेकेंड रिएक्शन की बदौलत बी डिकम्पोज होगा। मान लो इसका रेट R1 है बनने का और इसका रेट है R2 टूटने का, तो स्टार्टिंग में तो ए ही है, तो ये सेकेंड वाली रिएक्शन होगी नहीं, तो स्टार्टिंग में तो बी बनेगा, टूटने का मतलब है ही नहीं, बिल्कुल बिगिनिंग में t टेंड्स टू 0, तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि बन रहा है, टूट नहीं रहा बिगिनिंग में, तो स्टार्टिंग में तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन पक्का बढ़ेगी। R1 ग्रेटर देन R2 तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, शायद मैंने ए बोल दिया था। एक टाइम आएगा, अब ये कम हो गया, फर्स्ट रिएक्शन का रेट कम होता चला जाएगा, रिएक्टेंट कम हो गए तो फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो एक टाइम पे R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती 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 मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद R2 ग्रेटर देन R1, सेकंड का डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट हो जाएगा बी का, और बी के फॉर्मेशन का रेट कम हो जाएगा। ये R2 है रेट, ये R1 है, R2 ग्रेटर देन R1 यानी कि बी की कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगी, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, पीक पे पहुंचेगी मैक्सिमा, और फिर बी की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। यही होने वाला है बी के साथ। जिस तरह हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर आदमी की जनरली यही कहानी है, ग्रोथ होती है, इंसान जवान होता है, हर तरीके से चीजें डेवलप होती है, धीरे 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 फिर डिक्लाइन होता है, क्योंकि हर कुछ नश्वर है। यस और नो, ऐसा लॉर्ड कृष्णा ने बोला है, गीता हमें यही समझाती है। तो नथिंग इज देयर फॉर परमानेंस एज फार एज जो चीज टेंजिबल है उनकी बात करें तो, हालांकि लोगों के विचार इस दुनिया में सदा सदा रह जाते हैं, जैसे लॉर्ड कृष्णा के रह गए, लॉर्ड रामा के रह गए, K1 एंड K2 ये रह गया हमारा। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी फिर घटेगी, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन में किसी टाइम पे मैक्सिमम आएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन सदा घटेगी टाइम के साथ, और सी की कॉन्सेंट्रेशन सदा बढ़ेगी टाइम के साथ। ये चीज फिक्स है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा टाइम है, कितने मिनट कितने सेकंड के बाद बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे, सबका डेरिवेशन करेंगे।
ए की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे क्या होगी बच्चों, ए नॉट K1T, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन आएगी डेरिवेशन करने के बाद। किसी भी टाइम पे बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी हमारी, ए नॉट K1 K2 माइनस K1 e की पावर माइनस K1T माइनस e की पावर माइनस K2T। ये होगी बी की किसी भी टाइम टी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन। सी की किसी भी टाइम पे ऊपर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, उसका एक्सप्रेशन फाइनली आपका निकलेगा 1 माइनस K2 माइनस K1 ब्रैकेट में e की पावर माइनस K1T, यहां K2 आ जाएगा, और K1 e की पावर माइनस K2T। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम T। वो टाइम जिसके ऊपर B मैक्सिमम होगा वो टाइम होगा आपका ln K2 बाई K1 डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1। सब ज्यादा न्यूमेरिकल में ये काम आएगा ln K2 बाई K1। ध्यान रखिए नेचुरल लॉग है तो इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। K1 दे देंगे, K2 दे देंगे, बोलेंगे कि वो टाइम बताओ जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, अमाउंट ऑफ B अपने पीक पे होगी, मैक्सिमा पे होगी, तो वो टाइम है T मैक्सिमम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज एट मैक्स। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है B की। K1 K2 की वैल्यू देंगे तो हम निकाल सकते हैं ln K2 बाई K1 डिवाइड बाई K2 माइनस K1। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू वेरी इजीली। ये हो गया आपका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। और B की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, A नोट K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई K2 एंड K1 माइनस K2। ये B की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है उस टाइम पे। इस टाइम पे B की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगी। ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर, आपको ये एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, एटलीस्ट दीज एक्सप्रेशंस यू मस्ट एमएमएल। इनका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस एक्सप्रेशन फाइनली यू कीप इन माइंड, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल इन तीनों पे AT BT CT बोल दो, इनके ऊपर डायरेक्टली भी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, इनको थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम केस लेंगे। K1 बहुत बड़ा है अगर K2 से तो ये थोड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगे, और K2 बहुत बड़ा है K1 से तो भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएंगे। उन्हीं केसेस के न्यूमेरिकल जनरली आपको मिलेंगे व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस, यू विल गेट दैट ओनली। तो concentration of B is maximum when ln K2 by K1 divided by K2 minus K1 टाइम इज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। जब इतना टाइम हो जाएगा उस टाइम पे ये सब रहेंगी। तो ये तो फॉर्मूला फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ए बी सी की किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी का कब कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा वो टाइम, और बी की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। अगर आपको ए नोट K1 K2 दे रखा है तो बिंदास सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं और फिर स्पेशल केसेस भी लेंगे इनके। लेट अस डू डेरिवेशन फर्स्ट। तो बच्चों इसका डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले, तो हमें डिफरेंशियल रेट लो सबसे पहले लिखना होगा। सबसे पहले ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, ए इससे टूट रहा है इस फर्स्ट रिएक्शन से, तो फर्स्ट रिएक्शन के ए की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 ही रहेगा। दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये पहली डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन हो गई। अगर मैं बी की बात करूं बच्चों तो dB बाई dt क्या हो जाएगा, ये मैंने प्लस dB बाई dt लिखा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B हो जाएगा। और स्टार्टिंग में जब तक पीक होगा तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन रहेगा, और जब B की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा दोबारा घटने लगेगी तो dB बाई dt की वैल्यू नेगेटिव भी हो जाएगी, dB बाई dt की वैल्यू नेगेटिव भी हो जाएगी। तो मैं स्टार्टिंग की बात करूं जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और तब तक मैक्सिमम पहुंचेगा ना,
तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ये रहेगा माइनस रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन का रेट हो जाएगा K2 मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर 1, क्योंकि वो भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ये हो गया और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन सेकेंड रिएक्शन का रेट हो गया। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया। तब तक तो फॉर्म ही हो रही होगी, जैसे ही बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम पहुंचने के बाद जब घटेगी तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं रहेगा, फिर नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा। पर पहले हम कहां तक का ग्राफ देख रहे हैं, जहां पर बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और मैक्सिमा तक पहुंच गई, तभी तक ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज उसके बाद वैलिड नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है। क्यों? क्योंकि इसका रेट ज्यादा होगा इससे मैक्सिमा आने से पहले, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव। जब टी बढ़ने पर बी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बी की बढ़ेगी, मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर कॉन्सेंट्रेशन बी की घटेगी। तो यहां से यहां तक तो ये इक्वेशन वैलिड है। यहां से यहां तक क्या होगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी टी के साथ, तो ये खुद नेगेटिव हो जाएगा, खुद नेगेटिव हो जाएगा ये। तो ये खुद नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो हमें देखना पड़ेगा कि नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा करेंगे और आपका ये बड़ा हो जाएगी वैल्यू और ये छोटी हो जाएगी इधर डिक्लाइन में। ये सब नो, क्योंकि ये डिसोसिएशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है, तो नेट डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन। वो हो जाएगा आपका इक्वेशन। माइनस कर देंगे आप, डिसोसिएशन माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन माइनस डीवी बाई dt। ओके, व्हाट आई मीन टू से, ये वैल्यू पॉजिटिव कब तक रहेगी, जब तक यहां तक बी मैक्सिमा पहुंचेगा। उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। दिस इज द मैसेज आई वांट टू communicate to you. Okay बच्चों, what is concentration of C per unit time, rate of formation of C। C किससे बन रहा है, इस रेट से बन रहा है R2 से, तो ये क्या हो गया K2B। और एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि किसी भी टाइम पे A और B और C की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर रहेगा, A नोट के बराबर रहेगा। ये चार इक्वेशन आ गई और इन्हीं का हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन्हीं को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन हमारी आ जाएगी। डन। लेट अस इंटीग्रेट फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट को देखें, a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेके आना है तो dA को इधर dt को उधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो। b एज ए फंक्शन तो dB बाई dt चाहिए, तो dB इधर रखो, dt उधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, b फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा सेकंड वाला। c फंक्शन ऑफ टाइम के लिए dc इधर रखो, dt उधर ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो। या फिर a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो c एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो अपने आप इस इक्वेशन से आ जाएगा। a आ गया, b आ गया फंक्शन ऑफ टाइम, तो a नोट में से a और b का जो कॉन्सेंट्रेशन है फंक्शन ऑफ टाइम वो घटा देंगे, तो सी का तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन थर्ड और फोर्थ किसी से भी आ सकता है। थर्ड को वो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फोर्थ में डायरेक्टली आप पुट करके वैल्यू एटी और बीटी की, सीटी की किसी भी टाइम पे सी की कॉन्सेंट्रेशन फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो। ए की कॉन्सेंट्रेशन बड़े प्यार से हम लोग निकाल देंगे। क्या है बच्चों, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1A। वेरी इजी। तो क्या करेंगे हम, डी ए बाई ए, ये हो गया K1 dt। इस माइनस साइन को चाहो उधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब टाइम 0 से t हुआ तो ये कॉन्सेंट्रेशन A नोट से AT हो गई। इसको इंटीग्रेट करोगे, बहुत बार इंटीग्रेट कर चुके हो आप। ये फर्स्ट ऑर्डर में A गिवन प्रोडक्ट में आपने ये की थी, इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, A इज इक्वल टू A नोट, इंटीग्रेशन करने के बाद e की पावर माइनस K1t, ये आ जाएगा a एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये मैंने यहां पे लिख रखा है। हेंस फर्स्ट a की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से कैसे चेंज होगी वो हम यहां से लिखेंगे। इसी को लॉग की फॉर्म में लिख सकते हो, K1 इज इक्वल टू 1/t ln a नोट बाई a। सेम इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे। क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रखी है तो आई एम राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओनली। आप इसका ln ले लोगे दोनों साइड तो नेचुरल लॉग, और कॉमन लॉग में भी कन्वर्ट करना चाह सकते हो तो ln x इज इक्वल टू 2.303 log x
रिलेशन यूज करके आप बड़े प्यार से कॉमन लॉग में भी सेम एक्सप्रेशन हो। तो आप इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, चॉइस इज योर्स, वो आपकी मनमर्जी है। अब सबसे बड़ा मसला है बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पे मैथमेटिकल गेम है। बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसको मैं हटा देता हूं अभी। बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पर बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेके आना है तो डीबी बाई डी टी इज मोस्ट वेलकम, क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेके आएंगे तो ये कुछ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, dx उधर ले जाएंगे, dy कांस्टेंट हो तो कुछ भी चलेगा, कोई भी। तो यहाँ पे db बाई dt है। b फंक्शन ऑफ टाइम चाहते हो तो db इधर रखो, dt उधर लेके जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और b तो db है तो b तो चलेगा, लेकिन a का क्या करें? इंटीग्रेबल फॉर्म में होना चाहिए। इंटीग्रेशन करना इस फॉर्मेट में डायरेक्टली, हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रखा। बेसिक मैथमेटिक्स में खासकर नीट वाले स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूला याद करते हो वो फॉर्मूला यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। तो वी विल प्ले सम मैथमेटिकल ट्रिक। जब बच्चों आप लोग इंटीग्रेशन चैप्टर करोगे मैथमेटिक्स में तो ये बहुत नॉर्मल चीजें रहती हैं कि किस टाइम पे कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए डेरिवेशन रहेगा प्रॉपर। तो देखो बच्चों, dv बाई dt केवल a, तो मैं एक काम करता हूं, इसको अच्छे से फॉर्मेट में लाने के लिए यो का यो मैं k2b, इसको मैं इंटीग्रेबल फॉर्म में ला रहा हूं। आई एम ब्रिंगिंग इट डाउन इन इंटीग्रेबल फॉर्म। ये हो गया। a को तो मैं फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूं। a को क्या लिख सकता हूं? a नोट e की पावर माइनस k1 t, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं k1 माइनस t। अब देखो, स्टिल ये इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं है। अब मैं इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय e की पावर k2t बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के दोनों साइड e की पावर k2t से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बड़ा सुंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा। e की पावर k2t db बाई dt प्लस k2b e की पावर k2t इज इक्वल टू k1 a नोट e की पावर k2 माइनस k1 t। e की पावर k2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर k2t मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस k1t, तो t कॉमन आ जाएगा, k2 माइनस k1t लिख सकते हैं। अब बहुत ही इस इक्वेशन को मैं रब कर देता हूं। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूं। देखो, b e की पावर k2t, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों? b को बाहर रखो, e की पावर k2t को डिफरेंशिएट करो और k2 और आ जाएगा। ये हमने बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया। इस बार इसको हम डिफरेंशिएशन में बाहर ले लेंगे और b को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आपको ये कि ये पैरामीटर यहां पे लिखी हुई दिखाई दे रही है? कैन यू सी k2b e की पावर k2t, k2b e की पावर k2t, e की पावर k2t db बाई dt, e की पावर k2t db बाई dt, सेम चीज। और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये। तो इसकी जगह बड़े प्यार से हम लिख सकते हैं db e की पावर k2t बाई dt इज इक्वल टू k1 a नोट e की पावर k2 माइनस k1 t। इस फॉर्मेट में हम लोग लेके आ जाएंगे इसको, इस फॉर्मेट में हम लोग लेके आ जाएंगे इसको। डन। यूजिंग इट
वी रीच टू दिस इंटीग्रेबल फॉर्म। अब ये आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े प्यार से। मैं इसको भी रब कर देता हूं टू यूज दिस स्पेस। देखो बच्चों, अगर मैं इधर रखूं b e की पावर k2t और उधर k1 a0 तो कांस्टेंट है अभी तक, k1 और a0, उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आ गया e की पावर k2 माइनस k1t और dt, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहां dt है तो t की लिमिट चढ़ानी है, यहां d ये है तो इसकी लिमिट चढ़ानी है। अगर dy है तो y की लिमिट, y की वैल्यू पुट करते हैं इधर। d यहां पे x है तो x की लिमिट, और d ये y स्क्वायर x क्यूब है तो y स्क्वायर x क्यूब की लिमिट, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो उसी की वैल्यू पुट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब टाइम 0 होगा तो b की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, b और c दोनों 0 थी स्टार्टिंग में। तो जब t इज इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, और e की पावर k2t, t की वैल्यू भी 0 है, तो ये कुल मिलाकर कितना होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0। जब इसका टाइम t है तो यहां पर भी t, और b का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, bt है, bt बोलो या b, तो t के क्रॉसपोंडिंग b की वैल्यू bt है और t की जगह t है। जब t इज इक्वल टू 0 है तो b की वैल्यू 0 है, तो लिमिट 0 टू b e की पावर k2t हो गया। वेरी गुड। इसको क्या लिख सकता हूं, b e की पावर k2t माइनस 0, ये आ जाएगा इधर, दिस माइनस दिस, राइट। अब कैसे, हम dy है 0 टू y, क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, y माइनस 0 आ जाएगा। सेम y की जगह b e की पावर k2t है तो ये दिस माइनस 0, ये आ गया आपका। ओके दोस्तों, इसको अगर मैं देखूं तो k1 a0 इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर k2 माइनस k1t डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1 एंड 0 टू t हम लोग पुट कर देंगे। k2 माइनस k1 को आप बाहर भी निकाल सकते हो, लिमिट पुट करें तो t की जगह t, e की पावर t की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा, -1। तो ये आ गया -0। अगर हम हटा दें तो मुझे सिर्फ b चाहिए, इधर क्या चाहिए, b। तो e की पावर k2t को दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं, इधर भी मैंने डिवाइड कर दिया e की पावर k2t से, और उधर भी डिवाइड कर दिया मैंने e की पावर k2t से। तो यहां क्या आ गया, e की पावर k2t। तो मेरे बच्चों ये आ गया e की पावर माइनस k1t और e की पावर माइनस k2t। तो b की कॉन्सेंट्रेशन बड़े प्यार से आप लिख सकते हो k1 a0 k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस k2t। दिस इज concentration of b as a function of time. This is the concentration of b as a function of time आ गया आपका, ठीक है। बस ये यहाँ पे एक मैथमेटिकल गेम प्ले है, इस गेम प्ले को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो यू कैन डू इट वेरी इजीली, नॉट ए बिग डील। इसको आपको समझना होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो डेरिवेशन है, खासकर मेडिकल नीड एस्पिरेंट के लिए, ये डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। As I said already, कि these expressions, if you are keeping in mind, that will serve the purpose undoubtedly, no question about it। तो बच्चों ये डेरिवेशन हो गया a और b का कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t पर आ गया आपका, दैट्स ऑल। b को इंटीग्रेबल फॉर्म में, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए हम e की पावर k2t से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। बस उसी चीज का हम एडवांटेज लेंगे। बताओ, a की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे, b की कॉन्सेंट्रेशन और c की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू a0। इक्वेशन 4 है ये आपकी, है ना, इफ यू रिमेंबर। a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, यहां से पुट कर दोगे, b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, यहां से पुट कर दो या वहां से, तो c आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और c का एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली इस सुंदर से फॉर्मेट में आप ला सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। यू कैन ब्रिंग इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपकी आ जाएगी।
अब हम बात करते हैं कि वो टाइम बताओ नेक्स्ट इज जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम हो। देखो बच्चों, अगर y फंक्शन ऑफ टाइम हो वो बताओ जिसके ऊपर y मैक्सिमम हो, तो हम क्या करते हैं, या y फंक्शन ऑफ x हो तो मैक्सिमा निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को क्या पुट करते हैं, 0। इससे मैक्सिमा भी निकलता है और मिनिमा भी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी। तो हमें मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में नहीं सोचना, हमें पता है, पक्की बात है कि स्टार्टिंग में बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, फिर मैक्सिमा होगी, फिर घटेगी। तो स्टार्टिंग में बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, एक ही मैक्सिमा मैक्सिमा आएगा। तो जहां पर आपका बी फंक्शन ऑफ टाइम में है, बी फंक्शन ऑफ टाइम है, बी फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, हम लोग जानते हैं बी फंक्शन ऑफ टाइम है मेरे दोस्तों k1 a नॉट डिवाइड बाय k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1 t माइनस e की पावर माइनस k2 t। ये है b एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं क्या करूं कि जिसके ऊपर b मैक्सिमम आ जाए, कौन सा, dy, अगर y इज फंक्शन ऑफ x तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो x आता है जिसके ऊपर y मैक्सिमम होता है। तो b फंक्शन ऑफ टाइम है, ये t है इधर, b फंक्शन ऑफ टाइम, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम। तो db बाई dt 0 पुट कर दूंगा तो वो t आएगा, वो टाइम आएगा जिसके ऊपर b मैक्सिमम है और मुझे वो टाइम ही निकालना है। तो क्या करूंगा, db बाई dt, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो db बाई dt इज इक्वल टू 0। तो db बाई dt ये कांस्टेंट ही होगा, ही रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर माइनस k1t माइनस k1 e की पावर माइनस k2t और उसका डिफरेंशिएशन माइनस k2t का माइनस k2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनफैक्ट ये चीज तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकती, तो यही चीज 0 होगी ऑटोमेटिकली, पक्की बात है। दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, k2 e की पावर माइनस k2t इज इक्वल टू k1 e की पावर माइनस k1t। क्या लिख सकते हैं हम, k2 माइनस k1 इज इक्वल टू e की पावर k2 माइनस k1t। ये t कौन सा आ गया, वो t मैक्सिमम है, जिस db बाई dt इज इक्वल टू 0 से क्या निकलेगा, वो t निकलेगा जिसके ऊपर b मैक्सिमम है। तो इसको हम t मैक्स ही बोल रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेशन से। अगर दोनों साइड ln ले लूं मैं तो ये क्या आ जाएगा, इधर तो k2 बाई k1 आ गया, सॉरी k2 बाई k1, तो ये आ जाएगा ln k2 बाई k1, इधर आ जाएगा k2 माइनस k1, t को हम बोल रहे हैं t मैक्स, hence the relation t maximum क्या हो जाएगा, ln k2 by k1। और इसी को हम अगर नेचुरल लॉग में, कॉमन लॉग में लिखेंगे तो यहां लॉग 2.303 और आ जाएगा k2 by k1 डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1। देखो यहां पर लॉग के अंदर k2 by k1 है या k2 माइनस k1 है। अगर यहां पर लॉग के अंदर k1 बाई k2 करोगे तो k1 माइनस k2 आ जाएगा। क्यों, ऊपर भी माइनस करो नीचे भी माइनस करो, माइनस करते ही पावर माइनस तो उल्टा हो जाएगा k1 बाई k2, यहां माइनस करते ही k1 माइनस k2 बन जाएगा ये। तो अगर लॉग के अंदर k2 बाई k1 है इस एक्सप्रेशन में तो नीचे k2 माइनस k1 होगा, लॉग के अंदर k1 बाई k2 है तो नीचे भी k1 माइनस k2 होगा सिमिलरली। तो उस तरह भी आप लिख सकते हो कॉमन लॉग में। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जनरली हम कॉमन लॉग की वैल्यू पुट करते हैं और 2.303 ln में जो भी वैल्यू आएगी उसको कॉमन लॉग की वैल्यू दी हुई होती है क्वेश्चन में मोस्टली। तो कॉमन लॉग की वैल्यू दी हुई हो तो कॉमन लॉग की फॉर्मेट में आप इस तरह ध्यान रखें, क्योंकि नेचुरल लॉग की कोई वैल्यू, नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट कर दी कॉमन लॉग की जगह तो मिस्टेक हो सकती है। दैट इज द ओनली पॉइंट, इसलिए मैंने कॉमन लॉग में, क्योंकि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, किसी लॉग की वैल्यू दी हुई होगी, वो कॉमन लॉग की दी हुई होती है मोस्ट ऑफ टाइम, दैट इज द रीजन, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसके कुछ स्पेशल केसेस ले लेता हूं। स्पेशल केसेस, अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे। केस 1, इफ k1 इज ग्रेटर देन k2,
ये स्पेशल केस है, K1 इज ग्रेटर देन K2। अगर बच्चों K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो K1T भी बहुत बड़ा होगा K2T से। लेकिन अगर -K1T करूं तो बहुत छोटा हो जाएगा -K2T से, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना। 1,01,000 से बहुत बड़ा है, लेकिन -1,00,000 -1 से बहुत छोटा है। तो माइनस साइन कर देंगे तो रिलेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वी नो इट, सिंपल मैथमेटिक्स। अब e की पावर -K1T भी नेग्लिजिबल हो जाएगा e की पावर -K2 के कंपैरिजन में। बस ये जो K1 ग्रेटर देन K2 का हम लोग इसका रिलेशन में, क्योंकि e की पावर था इधर K1 और K2, तो मैं उसी फॉर्मेट में लेके आया हूं सो दैट यू कैन यूज इट वेरी इजीली। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, एक ही तो कॉन्सेंट्रेशन वही आ गई, एम में तो कोई हम चेंज करेंगे नहीं, एक ही क्या आ गई, A0 e की पावर -K1T, यही आ गई एक ही कॉन्सेंट्रेशन। तो स्टिल इस केस में भी B की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर लगाते हैं, e की पावर -K1T के सामने e की पावर -K2T के सामने e की पावर -K1T नेग्लिजिबल है। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, K2 -K1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -K1, या फिर K1 -K2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू K1। ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो K1 -K2 बहुत बड़ी वैल्यू माइनस बहुत छोटी वैल्यू इज इक्वल टू बहुत बड़ी वैल्यू। 1,00,000 में 1 रुपए, 1,00,000 में से 1 माइनस करेंगे तो लगभग 1,00,000 लिख सकते हैं उसको, नो डाउट अबाउट इट। तो सेम थिंग, क्योंकि ये मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पे इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो इसको क्या रेड्यूस कर सकता हूं मैं, K2 में रेड्यूस कर सकता हूं इसको, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज K2। और बताओ K1T e की पावर -K2T के सामने नेग्लिजिबल है, तो इसके सामने नेग्लिजिबल है, तो इस चीज को क्या अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं, -e की पावर K2T, ऐसे मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं इसको। K1 बहुत बड़ा है, सॉरी, तो इसको मैं -K1 लिखूंगा, सॉरी। तो BT की वैल्यू क्या आ जाएगी ब्रदर, देखो उधर, यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन, तो वो हो गया A0, ऊपर K1 है और नीचे क्या हो गया, K1 बहुत बड़ा है तो -K1 रह गया, और उधर क्या रह गया, e की पावर -K2T, ये माइनस माइनस गया, K1 गया, तो क्या बच गया फाइनली, A0 e की पावर -K2T। यानी कि स्पेशल केस में जब K1 बहुत बड़ा है, K1 बहुत बड़ा है K2 से, इसका मतलब क्या हुआ, K1 क्या होगा, इसका हाफ लाइफ पीरियड T12 क्वेश्चन में दिया होगा, इसका हाफ लाइफ पीरियड T12 दिया हुआ होगा। तो T12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.693 डिवाइडेड बाय K1, और T12 को क्या बोलेंगे हम, 0.693 डिवाइडेड बाय K2। जिसका हाफ लाइफ पीरियड छोटा हो उतना ही रेट कांस्टेंट बड़ा है। फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली इस रिलेशन से देख सकते हो आप बड़े प्यार से। तो हाफ लाइफ पीरियड में ज्यादा डिफरेंस हो तो आप ये स्पेशल केस ले सकते हो, जैसे 1000 टाइम का डिफरेंस आ गया, इसका हाफ लाइफ पीरियड मतलब K1 आपका बड़ा है तो T12 छोटा होगा, इसका हाफ लाइफ पीरियड 1 मिनट है, इसका हाफ लाइफ पीरियड 5000 मिनट है, तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत छोटा है इसके सामने, 5000 मिनट के सामने 1 मिनट, तो क्या होगा, T12 तो छोटा है T12 से, बट K1 क्या होगा, बहुत बड़ा होगा K2 से, तो ये केस बन जाएगा K1। तो आपको इस तरह डेटा दिया हुआ होगा, उस डेटा से देखना है कि क्या ये केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, या डिफरेंट केस बन रहा है, दैट यू नीड टू सी व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स। ओके, तो इसी को मैं लिख देता हूं, क्या बच गया बच्चों, A0 e की पावर -K2T। तो B की जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी टाइम पे, वो बड़ी सिंप्लीफाई सी हो गई है, बड़ी सिंप्लीफाई सी हो गई। K2 K1 को क्या लिखूंगा इधर, अप्रोक्सीमेट करके इधर ये डिनोमिनेटर, -K1 लिख सकता हूं, K2 K1 को -K1 लिखा जा सकता है। और बताओ
e की पावर k2 k1t क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो e की पावर ये जो चीज है e की पावर k1t ये नेग्लिजिबल हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस k1 e की पावर माइनस k2t, इससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको। तो इस c का एक्सप्रेशन क्या आ गया बच्चों, c फंक्शन ऑफ टाइम बताओ a नोट है, 1 माइनस बताओ वो नीचे क्या है, 1 माइनस k1 रह गया, और मल्टीप्लाई में क्या है, फिर माइनस k1 e की पावर k2t, माइनस k1 के साथ खेलने चला गया, तो क्या बचा, 1 माइनस e की पावर माइनस k2t, तो ये बच गया 1 माइनस e की पावर माइनस k2t। तो B और C की कॉन्सेंट्रेशन जो बड़ी भयंकर सी दिख रही थी इधर, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। केस 1, इफ दिस इज द केस देन ABC की कॉन्सेंट्रेशन देखो, K1 बहुत बड़ा है तो e की पावर माइनस k1t वाली चीज गायब ही हो गई, सिर्फ क्या बची, k2t e की पावर k2t। ये इधर B और C के एक्सप्रेशन में, यहां तो सिर्फ K1 है तो वही रहेगा। तो B और C की कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, K1 बहुत बड़ा है K2 से। देखो इसको समझो, समझने की कोशिश करो। K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो फर्स्ट रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होगा सेकंड से, फर्स्ट रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और सेकंड कंपैरेटिवली बहुत स्लो होगी। तो ये मान लो जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसका A नोट लिया तो तुरंत A नोट का ये बन गया, B का A नोट तुरंत बन गया, चटकंगी पट गया फटाक, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, K1 बहुत बड़ा है। तो इससे A नोट से फटाक से A नोट बिगनिंग में मान लो आप सोचने के लिए। अब A नोट से धीरे धीरे टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा, B की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नोट से स्टार्ट हो रही है, तो C की कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम क्या होगी, इसकी इनिशियल A नोट e की पावर माइनस k2t, जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर में होता है, वैसे उसी फॉर्मेट में आ गया। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखी थी, A नोट ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस kt, तो k का मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन, क्योंकि तो फटाक से बन गया बिगनिंग में, तो 1 माइनस e की पावर माइनस k2t, A नोट इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नोट है, तो A नोट 1 माइनस e की पावर, तो इसको फटाक से मान लो, और फिर वैसे ये रिएक्शन हो रही है। और हाफ लाइफ पीरियड जो B का होगा वही हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। T मैक्स तो इससे निकलेगी आपकी, T मैक्स तो इससे निकलेगी, तो फटाक देसी B की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई आपकी, B की कॉन्सेंट्रेशन फटाक देसी बढ़ गई है, A फटाक देसी कम हो गया। अब ABC के अगर हम ग्राफ देखें, देखो यहां पे y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं, x एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूं। A की कॉन्सेंट्रेशन फटाक देसी कम हुई, झटाक, क्योंकि K1 बहुत फास्ट है, A नोट से तुरंत घटेगी ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है। C की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, B की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, बढ़ी और फिर उसके बाद घटी। एक टाइम आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या रहेगी, मैक्सिमम, और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मैक्सिमम रहेगी तो वो कुछ तो वैल्यू रहेगी, K1 K2 के ऊपर डिपेंड करती है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C सिर्फ बढ़ेगी, पर K2 छोटा है इसलिए धीरे धीरे, तो मैंने धीरे धीरे बढ़ाई। A फटाक देसी कम होगी क्योंकि K1 बड़ा है, तो फटाक देसी फास्ट टूटेगा ही, तो फटाक देसी नीचे गई। और B की कॉन्सेंट्रेशन पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, एक टाइम पे B मैक्सिमम होगी और P मैक्स की वैल्यू जिसमें B मैक्सिमम होगी वो ये है, और B मैक्स की वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ पे K1 K2 की वैल्यू पुट करके हम B मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब केस 2 उल्टा कर लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन बहुत फास्ट है K2, K1 बहुत छोटा है, तो A, B और C की कॉन्सेंट्रेशन हम इस बार देखेंगे, यानी कि सेकेंड रिएक्शन बहुत फास्ट, इससे B बना, B सटाते से इसमें कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, इस बार ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, तो ये इससे बना A से B और B सटाते से C में चला गया, यानी कि B तो कभी ढंग से पनप ही नहीं पाएगा, जैसे ही B बना ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, तुरंत C में गया फटाक फटाक। तो व्हाट आई मीन टू से, B की कॉन्सेंट्रेशन हरदम नेग्लिजिबल रहेगी,
क्योंकि जैसे ही ये बना, ये तो स्लो है, धीरे धीरे बनेगा, और ये फटाक दे जा रहा है तो इसको बनने नहीं देगा, ढंग से रहने नहीं देगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ऑलवेज टेंडिंग टू जीरो थ्रू आउट द रिएक्शन। पर स्टार्टिंग में तो इसका रेट होगा नहीं, क्योंकि बी है ही नहीं, इसी का रेट होगा, तो स्टार्टिंग में तो बी बढ़ेगी, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्टिंग में बढ़ेगी, फिर जिंदगी भर नहीं उभर पाएगी। क्यों? ये फटाफट जैसे टूट रहा है, तो बी जिंदगी भर नहीं उभर पाएगी, यानी कि बी की कॉन्सेंट्रेशन कभी ढंग की नहीं रह पाएगी। स्टार्टिंग में एक बार मैक्सिमम जाएगी बिल्कुल बिगिनिंग में, और फिर बी टेंडिंग, क्योंकि फटाफट जैसे टूट रहा है तो बी कभी ज्यादा नहीं रह सकती। इस बार सिचुएशन क्या है बच्चों? K2 बहुत बड़ा है K1 से, ठीक है, कांस्टेंट T से मल्टीप्लाई कर दें तो K2TB और K1TB का रिलेशन ऐसा ही रहेगा, लेकिन माइनस कर दें तो उल्टा हो जाएगा, और माइनस कर, इस बार e की पावर K22 नेग्लिजिबल है, e की पावर माइनस K2T नेग्लिजिबल है, तो e की पावर K2T गायब हो जाएगा, e की पावर माइनस K1T रहेगा एक्सप्रेशंस में। K2 काफी बड़ा है, तो K2 माइनस K1 को मैं K2 लिख सकता हूं, और K1 माइनस K2 को मैं माइनस K2 लिख सकता हूं, क्योंकि K2 काफी बड़ा है। अब हम इसको देखते हैं, तो K2 काफी बड़ा है, तो K2 माइनस K1 को क्या लिखेंगे? इस बार K2 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? K1T काफी, K2T तो बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो K1T लिख देंगे इसको अप्रोक्सीमेट करके। K2 माइनस K1 K2 बहुत बड़ा है, K1 नेग्लिजिबल है, तो K2 माइनस K1 को, और इसको क्या लिख देंगे? e की पावर माइनस K2T नेग्लिजिबल है, तो क्या हो जाएगा? K2 e की पावर माइनस K1T के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखो जरा सारा, b की जगह क्या आ गया बच्चों? ये आ गया K1 बाई K2 A नोट, ऊपर आ गया K1 और नीचे आ गया K2, मल्टीप्लाई क्या हो गया? e की पावर माइनस K1T, e की पावर माइनस K1T, ये आ जाएगा आपका। तो इसको मैं सुंदर तरीके से लिख दूं तो K1 बाई K2 A नोट e की पावर माइनस K1T। ये चीज अगर आप देखो तो ये 80 ही है, किसी भी टाइम पे एक ही कॉन्सेंट्रेशन ही है, बट ये आ गया। और आप लोग जानते हैं K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो व्हाट इट इंप्लाइज, K1 बहुत छोटा है, तो K1 बाई K2 में हम बोलेंगे दिस टेंड्स टू जीरो। ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो है K1 बाई K2, तो K1 बाई K2 टेंड्स टू जीरो, मतलब B टेंड्स टू जीरो, B इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि B की कॉन्सेंट्रेशन कभी ढंग से रहेगी नहीं, जो हम अभी बातें कर रहे थे। क्या ये बहुत K2 बहुत बड़ा है K1 से, तो ये फटाक से इसमें टूट जाएगा, जैसे ही B बना तुरंत C में चला गया, जैसे ही B बना तुरंत C में, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो रहा है सेकंड स्टेप। तो B की कॉन्सेंट्रेशन कभी भी ढंग की रहेगी नहीं, B हरदम टेंड्स टू जीरो रहेगा। जो हम सोच रहे थे वही मैथमेटिकली यहां पे देख सकते हैं। ओके, C की कॉन्सेंट्रेशन देखो, A नोट, ये 1 माइनस K2 हो गया, K2 K2 से चला जाएगा, e की पावर माइनस K1T, तो क्या रह गया? A नोट 1 माइनस e की पावर K1T। तो जब K2 बहुत बड़ा है तो K1 दिखाई दे रहा है इधर, क्योंकि e की पावर माइनस K2 नेग्लिजिबल हो गया, और जब K1 बहुत बड़ा था तो K2 दिखाई, क्योंकि e की पावर माइनस K1T नेग्लिजिबल हो गया था माइनस साइन होने की वजह से। तो B की कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो है, तो इस बार क्या फर्क आएगा? A धीरे धीरे घटेगा, A क्या होगा? मजे से घटेगा A, तो A विल डिक्रीज स्लोली, और जब तक B नहीं बनेगा तो C, तो B बनेगा, तुरंत C बन रहा है, पर B धीरे धीरे बन रहा है, इसलिए C भी धीरे धीरे ही बनेगा, C धीरे धीरे। लेकिन अगर हम B की बात करें तो B की लाइफ एकदम चेंज हो गई है इस बार। क्या? B की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में बढ़ेगी, और स्टार्टिंग में एक बार बढ़ने के बाद हरदम टेंड्स टू जीरो रहेगी, बस स्टार्टिंग में एक बार क्या आ जाएगी, यही T मैक्स होगा और ये B मैक्स होगा। देखो तो आप, ये B मैक्स होगा। What I mean to say, concentration of B is tending to zero throughout.
कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ढंग की रह नहीं पाएंगी क्योंकि बी टेंड्स टू 0। तो बहुत बिगिनिंग में क्यों, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैक्सिमा तो आएगा। मैक्सिमा क्यों आएगा? क्योंकि स्टार्टिंग में बी है ही नहीं, तो ये सेकंड रिएक्शन तो होगी नहीं, यही होगी बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग में तो फॉर्म ही होगा, टूटेगा है नहीं। जब फॉर्म हो रहा है, टूट नहीं रहा, तो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में तो बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग में तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद में जैसे ये स्टार्ट होगी तो फटाक जैसे बी को ढंग से रहने नहीं देगी, बी की कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0। ये हो गया ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ केस 2। तो दोनों केस हम लोगों ने देखे बच्चे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल। आपको इन एक्सप्रेशन का यूज नहीं होगा, इसका तो होगा, इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज नहीं होगा, इनका यूज होगा, क्योंकि स्पेशल केस के ऊपर न्यूमेरिकल 99% यही चांसेस है। आपको जो न्यूमेरिकल पूछेंगे वो इनके आपको याद ये होने चाहिए, ये 4 इक्वेशन 1 2 3 4, ये 4 याद होनी चाहिए एमएमएल। अब ये K1 K2 की स्पेशल कंडीशन आपको मैथमेटिकली लगा लो, याद है तो, पर न्यूमेरिकल इनके ऊपर बनेगा। यहां पर देखो, मैंने बोला b इक्वल टू 0 नहीं, b टेंड्स टू 0। कितना भी होगा कम, पर होगा जरूर b। ठीक है, तो इसी को मैं देखो इधर, ये क्या है b, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, ये क्या है K1, ये क्या है K2, और ये क्या है a है, a नॉट e की पावर माइनस kt को ही मैं a लिख सकता हूं किसी भी टाइम पे। देखो जरा इधर, K2b K1a, सोच सकते हो आप, ये फर्स्ट रेट है और ये सेकंड रेट है। देख सकते हो इधर K1a, ये फर्स्ट रेट है इस रिएक्शन का, फर्स्ट का R1, K2b इस R2 है। तो ये R1 इज इक्वल टू R2 कंडीशन से आप निकाल सकते हो किसी भी टाइम पे। स्टार्टिंग में B की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, इधर टाइम पता है तो B की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, B निकल गई, A निकल गई, A की कॉन्सेंट्रेशन यहां पुट कर दोगे तो B भी आ जाएगा। K1 K2 की वैल्यू आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में। तो इस तरह आप B की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। जो बहुत छोटी वैल्यू है ना, वो है कितनी, वो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। इसी को मैंने अलग अवतार में लिखा है और कुछ नहीं। इस तरह आपको याद रह जाएगा क्या, R1 इज इक्वल टू R2, R1 क्या है K1a, R2 क्या है K2b। कब होगा ये, जब सेकंड रिएक्शन बहुत फास्ट है, फर्स्ट स्लो है, K1 बहुत छोटा है K2 से, K1 बहुत छोटा है K2 से, तो जब ये टेंड्स टू 0 रहेगा थ्रू आउट, तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे हम R1 इज इक्वल टू R2 की कंडीशन ध्यान रखते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस नॉट ऑलवेज। तो ये स्पेशल केसेस होगा, इसका हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा। सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या, K1 K2 दे देंगे, K1 K2 ना देकर दोनों रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड देंगे, T12 T12, तो ln2 बाई T12, इससे K का रिलेशन K आ जाएगा। दोनों रिएक्शन का T12 T12 दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉम्प्लिकेशन, दैट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये कार्य हम लोग रेडियो एक्टिविटी में यूज करेंगे, पर जहां पर केवल K2 है रेट कांस्टेंट, उसकी जगह पर हम λ1 λ2 की बात करेंगे। यस और नो, λ1 λ2 की बात करेंगे। डीके कांस्टेंट 1 डीके कांस्टेंट 2 वो फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन जब रेडियो एक्टिविटी का यूनिट डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की वही होगी जो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की है। रेडियो एक्टिविटी में जो डीके कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट ये रहेगी, बिल्कुल ऐसे कैसे न्यूमेरिकल वहां पर बनेंगे, लाइक दिस ओनली। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, टीमैक्स वाला क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करेंगे एबीसी का, किसी भी टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं किस टाइम पे। वी विल डू वी विल सी रिलेशंस। प्रायर टू दैट हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन कर लेते हैं पहले। ये रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी में नहीं मिलेगी, फिजिक्स में नहीं मिलेगी, सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स में मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन रेडियो एक्टिव डीके तो इरिवर्सिबल होती है, तो वहां पर मॉडर्न फिजिक्स में भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है, तो वहां पर तो सिर्फ इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है रेडियो एक्टिव डीके, तो ये रिवर्सिबल वाला वहां पर केस आ नहीं सकता।
वहां पे तो इरिवर्सिबल है रेडियोएक्टिव डीके, तो इरिवर्सिबल वाले केस आएंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा थर्ड कॉम्प्लिकेटेड केस था रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, ए और इसकी बी हो गई, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है एलिमेंट्री रिएक्शन, तो कोफिशिएंट ई पावर 1 और 1, फॉरवर्ड रिएक्शन का भी बैकवर्ड, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट के एफ बोल देते हैं, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट के बी। तो सबको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के एफ बाई के बी, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T एंड T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम। मैंने T इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फाइनली खत्म तो होगा नहीं, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, तो फाइनल डेस्टिनेशन इक्विलिब्रियम है तो T इक्विलिब्रियम ही बोलूंगा, टाइम जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A और B बोल देता हूं। ज्यादातर हम लोग पूरी केमिस्ट्री में प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में 0 लेकर चलते हैं, तो B की वैल्यू मोस्टली आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी, तो भी 0 मिलेगी B की वैल्यू। किसी भी टाइम पे इसको x गया तो उसका x बना, इक्विलिब्रियम पे जो भी x की वैल्यू उसको x इक्विलिब्रियम x ई बोल देता हूं, E फॉर इक्विलिब्रियम। और B की कॉन्सेंट्रेशन ये क्या हो गई, A नॉट, ये क्या हो गई B नॉट, T इज इक्वल टू 0। किसी भी टाइम पे A की कॉन्सेंट्रेशन AT हो गई, किसी भी टाइम पे B की कॉन्सेंट्रेशन BT हो गई। ये क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, ये क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। ये हो गया आपका। अब मुझे क्या क्या आना चाहिए, A एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये पता होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो भी मुझे आनी चाहिए। वो तो मैं इक्विलिब्रियम का फंडा लगा के K इज इक्वल टू क्यू का, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, उसी से निकाल लूंगा, वो तो इजी हम जानते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर से। A और B की किसी भी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकालेंगे। एक्चुअल में जो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आएगा वो ये रहेगा, log xc डिवाइड बाई xe माइनस x। ये इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आपको पता है तो मान लीजिए आपका काम हो जाएगा। अगर आप सिंपल फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर A गिविंग प्रोडक्ट्स का इंटीग्रेटेड रेट लो क्या आया था, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log स्मॉल a डिवाइड बाई स्मॉल a माइनस x। ध्यान है आपको सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर था ये रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन है। एक की जगह पर क्या आ गया, x की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे xe, और k की जगह पर क्या आ गया, kf प्लस kb। तो याद करने का तरीका क्या है, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जहां k होता है उसकी जगह पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का समेशन कर दो, जहां पर आपका a है उसकी जगह पर xe कर दो। ये दो चेंजेस अगर हम कर देते हैं तो सिंपल इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का आता है उसी की जगह पर रिवर्सिबल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का जो कॉम्प्लिकेटेड केस है उसका इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आ जाता है। xe की वैल्यू हम इक्विलिब्रियम पे, x की वैल्यू xe है, x की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे xe, तो xe की वैल्यू तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, RF इज इक्वल टू RP, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। K इज इक्वल टू Q, रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रिएक्शन कोएफिशिएंट, वो आप जानते हो, तो उससे xe की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आपका x आ गया यहां से, kf kb है, xe तो a और b की वैल्यू मुझे पता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो xe की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में निकालते थे। xe मुझे पता है, ये किसी भी t टाइम पुट करके मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा उस टाइम का, किसी भी टाइम t का मैं x निकाल लूंगा। एक बार x आ गया तो मान लो at bt तो भाग भाग के आ गया, किसी भी टाइम पे at क्या है, a माइनस x, x की वैल्यू वहां से निकली पुट कर दो आ जाएगा, x की वैल्यू वहां से निकली यहां पुट कर दो b प्लस x में, तो bt की वैल्यू आ जाएगी किसी भी टाइम पे b की वैल्यू, राइट। तो ये याद करने का तरीका है, इसको आप याद करें सबसे पहले, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर यू।
ये याद होना चाहिए कि सिंपल इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन जो जीरो ऑर्डर की थी उसकी जगह क्या आ जाएगा ये, और इसी को मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस, सेम इसी को ही मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। दोनों तरफ मैं क्या करूं, ln ले लूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेम, राइट। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या था, ये x इज इक्वल टू एक्स ई, सॉरी 1 माइनस ई की पावर माइनस के एफ प्लस के बी टी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे क्या था, x इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस, आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर में आपने देखा था माइनस के टी, तो k की जगह के एफ बाई के बी आ गया और a की जगह क्या आ गया, एक्स सी आ गया। यही तो चेंज थे दो। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में होगा। कैलकुलेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में ज्यादा काम आएंगे, इसलिए लॉगरिथमिक फॉर्म में आप ध्यान रखें। डन, ओके। अब इसका अगर हम डेरिवेशन देखें तो बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, व्हाट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ मल्टीप्लाइड बाई ए। जिस टाइम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे उसी टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा, फॉरवर्ड का रेट। व्हाट इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के बी मल्टीप्लाइड बाई बी। पावर 1 और 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के कॉम्प्लिकेटेड केस है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है और बैकवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है और बैकवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये आर एफ और आर बी हो गया। अगर मैं बोलूं कि एक ही कॉन्सेंट्रेशन फॉरवर्ड रिएक्शन से ए डिकम्पोज हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन से ए बन रहा है, तो आर एफ क्या है, जिससे ए डिकम्पोज हो रहा है, और आर बी क्या है, जिससे ए बन रहा है। तो केमिकल स्पीसीज ए दो रिएक्शन का हिस्सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन से टूट रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन से बन रहा है। बी दो रिएक्शन का हिस्सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है बी, और बैकवर्ड रिएक्शन से डिकम्पोज हो रहा है। कोई भी केमिकल स्पीसीज कुछ रिएक्शन से बन रही हो, कुछ से टूट रही हो, कुछ रेट से फॉर्मेशन हो, कुछ रेट से उसका डिकम्पोजिशन हो, तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन और नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन, हम सारे रेट ऑफ फॉर्मेशन और सारे रेट ऑफ डिसोसिएशन के समेशन का डिफरेंस ले लेते हैं, तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन या नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन आ जाता है। तो एक ही अगर हम बात करें, नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो बोलेंगे नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, और ऐसे लिख रहे हैं तो नेट रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वो फॉरवर्ड है आर एफ, वो के एफ मल्टीप्लाइड बाई ए, माइनस रेट ऑफ, ये रेट ऑफ डिसोसिएशन है, माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, ये। अब देखो भाई साहब, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, यहां पे पंगा है। यहां पे डीए है तो ए चाहिए, यहां पे ए बी है, बी बी है, प्रॉब्लम है। डी टी उधर ले जाऊंगा, ए और बी दो है, तो मुझे तीन वेरिएबल हो गए, इधर ए हो गया, बी हो गया और टी हो गया। इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल चाहिए, तो मुझे एक चीज पता है, ए और बी को मैं एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देखो इधर डी ए बाई डी टी माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है, किसका डिफरेंशिएशन है, ए का, और ए को ए माइनस एक्स लिख सकता हूं। ए तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए इज 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी एक्स बाई डी टी। तो माइनस डी ए बाई डी टी को मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी। ये हो गया के एफ ए माइनस एक्स, के बी बी माइनस एक्स। अब भाई साहब ये बहुत सही आ गया, यहाँ पे x a की वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है, के एफ के बी ए एन बी। ए और बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, वो कांस्टेंट है, ज्यादातर बी आपको 0 दिया हुआ होगा, मैंने बताया। यहाँ पे dx और dt दो ही पैरामीटर है, यहाँ पे x हो गया, बाकी कांस्टेंट है, तो तीसरा कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका। दिस इज वेरी सिंपल। पर मैं ए और बी की फॉर्म में नहीं देखना चाहता, मैं किसकी फॉर्म में इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो मुझे एक्सी का फॉर्मेट चाहिए।
एक्सी क्या है? एक्स का इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होता है मुझे बताओ, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कब? इक्विलिब्रियम वाली डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्विलिब्रियम वाली। ऐसा ही करते थे इक्विलिब्रियम चैप्टर में बार बार, K इज इक्वल टू Q, K इज इक्वल टू Q, ये KC है, ये QC है, रिएक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पर मुझे K इक्विलिब्रियम नहीं दे रखा, KF और KB दे रखा है, तो मैं उसी फॉर्मेट में लिख लेता हूं जिस भी फॉर्मेट में मैं चाहता हूं। ये क्या हो गया? B प्लस एक्सी और ये हो गया A माइनस एक्सी। तो यहां से बताओ, मुझे B पता है, मुझे A पता है, मुझे KF पता है, KB पता है, क्या यहां से XC की वैल्यू निकल जाएगी आपकी? XC एक कांस्टेंट ही है, A और B के हिसाब से XC तो फिक्स है, A और B फिक्स है, KF KB फिक्स है, तो XC की वैल्यू इस इक्वेशन से एक खास वैल्यू में फिक्स है। तो यहां से आप XC की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, XC आ गई तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो ये पुटिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, A इक्विलिब्रियम, B इक्विलिब्रियम, XC, ये सब हम निकाल सकते हैं। ये तो हम इक्विलिब्रियम में बहुत बार करते रहे हैं, दिस इज नॉर्मल थिंग। तो यहां से, पर मैं इसको एक XC की फॉर्म में निकालना चाहता हूं, तो ये क्या हो गया? KF बाई KB, A माइनस एक्सी इधर चला जाएगा और माइनस एक्सी उधर चला जाएगा, उधर B ले तो B आ जाएगा ये फाइनल आपका ना। आप क्या करो, मुझे A और B से पीछे छुड़वाना है, तो क्या कर दूंगा मैं, B को यहां चिपका दो XC की फॉर्म में, XC की फॉर्म में B को यहां पे चिपका दो, आपका काम हो जाएगा, बड़ा सुंदर काम हो जाएगा, dx बाई dt। और फाइनली जब कटपिट करोगे, यहां पे जगह नहीं है, मैं कटपिट करके दिखाता, यू विल नलिफाई द थिंग्स वी आर विच कैन बी नलिफाइड। तो फाइनली जो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 लाइन लिखने के बाद, वो ये आ जाएगा। बहुत ही आसान हो गया है, XC की फॉर्म में आ गया, और मैं XC की फॉर्म में चाहता हूं, वही मेरा ऑब्जेक्टिव था। KF और KB मुझे चाहिए, KF और KB आ गया। XE कहां से आएगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पुट करके आएगी। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन तो K इज इक्वल टू Q से आप निकाल लोगे, इक्विलिब्रियम का काम है वो। यहां पे आ गया, तो अब तो दिल्ली दूर नहीं है, क्या करोगे? इंटीग्रेबल dx, यहां पे आ गया XC तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि KF कांस्टेंट, KB कांस्टेंट, B कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो XC इस इक्वेशन से कांस्टेंट है, इसमें दो राय नहीं है। XC माइनस x, और ये क्या हो गया? KF KB तो कांस्टेंट है, कहीं पे पुट करो dt। मुझे इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। बताओ, जब t की वैल्यू 0 है तो ये a माइनस 0 यानी कि, और b माइनस 0 यानी कि x की वैल्यू भी 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, dx है, या dt में t की वैल्यू। जब टाइम t हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x हो गई। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा? ln xc डिवाइड बाई xc माइनस x इज इक्वल टू kf kb और t माइनस 0 को t। यही तो इक्वेशन है ये, वेरी सिंपल। तो देखो बच्चों, इसमें ये फॉर्मेट हो गया xc। What I mean to say, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? A और B की इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट है जो कि इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है, XC निकालनी है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पुट करें K इज इक्वल टू Q, या फिर RF इज इक्वल टू RB पुट करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि ये K इज इक्वल टू Q कंडीशन कहां से आई थी? इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। RF इज इक्वल टू RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम से ही आई थी, तो उससे आप ये निकाल लोगे बड़े प्यार से। XC की वैल्यू आ गई, डायरेक्टली यहाँ पे XC की वैल्यू आप पुट कर दो तो x आ जाएगा, KF KB की वैल्यू हमें पता होगी, x आ गया। अब KF KB में से एक दे देंगे, KF दे दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, तो KB निकालना पड़ सकता है, ये रिलेशन आप जानते ही हैं। तो XC आ गया आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन से, x निकाल लो, x निकाल गया तो A और B की वैल्यू आ जाएगी, x A माइनस x आ गई, B प्लस x आ गई, तो A और AT और BT आ गई, AT आ गई किसी भी टाइम पे AT की वैल्यू, तो RF भी आ गया, BT की वैल्यू तो RB भी आ गया। जो कुछ पूछा जाए फर्दर आप निकाल सकते हो, व्हाटएवर दे विल आस्क, पर रिमेंबर दिस रिलेशन
बस क्या फर्क आ गया, सिंपल इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन ए गिविंग प्रोडक्ट से के की बजाय के एफ प्लस के बी आ गया रिवर्सिबल केस के लिए, और a डिवाइड बाई a माइनस एक्स में स्मॉल a की जगह पर एक्स ए आ गया। एक्स ई मतलब कितना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हुई इक्विलिब्रियम स्टेट पे। दैट्स ऑल। दो चेंज है, a की जगह पर एक्स सी और k की जगह पर के बी, ये भी ऑटोमेटिकली यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली। दूसरा, वी विल डू न्यूमेरिकल ऑन दिस लेटर ऑन, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे कुछ। बट एक तीसरा केस और है, दैट इज पैरेलल रिएक्शन वी विल बी डूइंग, और फिर हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।